हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं 2025 हिंदी का पेपर जो 24 फरवरी को था। ठीक है, आज के दिन। ठीक है, तो आज मैं उसका सॉल्व लेकर आई हूँ। आप लोग देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, कौन कौन से गलत किए हैं, और जिनका पेपर 9 मार्च को है तो देख लीजिए पेपर किस तरीके से आएगा। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो से आपको जानकारी मिलेगी कि 9 मार्च वाला पेपर कैसा आएगा, और साथ ही साथ आपने क्या क्या गलती करके आई है एग्जाम में, वो सब आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो आप लोग लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और साथ ही साथ मैं डेली आप जो पेपर हो रहा है वो सबका मैं सॉल्व लेकर आऊँगी, चाहे साइंस हो, चाहे होम साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, सबका सॉल्व आपको मिलेगा। बट आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसको। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ वो विकल्प। ठीक है, OMR सेट देखिए मेरे पास नहीं था। ठीक है, OMR सेट नहीं था मेरे पास, आपको वहाँ पे मिला ही होगा। तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। तो मैं आप लोग पेपर निकाल लीजिए। ठीक है, पेपर निकाल लीजिए, जिनके पास पेपर है आप लोग निकाल लीजिए और देखिए आप लोग उन्हें क्या टिक लगा के आया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आप लोग देखिए आंसर। ध्रुव सौमनी नाटक के लेखक हैं तो कौन है? निराला, जयशंकर प्रसाद, रामकृष्ण दास, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, फिर आगे हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है बच्चों हमारा, प्रेमचंद की विशेष महत्व किस रूप में है? ठीक है, तो ये किस रूप में है? तो ये है उपन्यासकार के रूप में। प्रेमचंद किस लिए प्रसिद्ध है? उपन्यासकार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था मेरे टाइम पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखो इस बार भी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है ना। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो ये है ईशा अल्लाह खां। ठीक है, आप लोग का कितना सही हो रहा है आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो विकल्प कितने सही किए हैं आपने। अब आता है हमारा चौथा, निम्नलिखित में से किसी एक गद्य की एक विधा नहीं है। तो ये कौन है? एकांकी। ठीक है, कौन कौन एकांकी लगा के आया है। फिर पांचवा है हमारा, पांचवा क्वेश्चन, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। अगर आप लोगों ने बहुविकल्पी मेरा पढ़ाया हुआ देखा होता तो आई होप आप लोग पूरा सही करके आते, बट आप लोग ने ऐसा नहीं किया। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, किसका किसका सही है कमेंट करिएगा। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशव। ठीक है, केशव दास। तार सप्तक में कितने कवियों की रचना संकलित की गई है? 7। ठीक है, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? अजय प्रसाद द्विवेदी द्वारा। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आगे हम देख लेते हैं, जिसका 20 का 20 होगा वो कमेंट जरूर कीजिएगा, सही होगा जिसका। बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो ये किसने किस काव्य की रचना की है? ब्रजभाषा। ठीक है, हास रस का स्थायी भाव नहीं है, सॉरी हास रस का स्थायी भाव है हास। ठीक है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं? 16 होती हैं। आगे हम पढ़ते हैं, पीपर पात सरस मंडोला पंक्ति में अलंकार है, कौन है? उपमा अलंकार। फिर आगे देख लेते हैं पंचवटी। पंचवटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो पंचवटी के में प्रयुक्त समास है। अभी आप लोग मुझे कमेंट कीजिए पंचवटी के लेखक कौन है। तो पंचवटी में प्रयुक्त समास कौन सा है? द्विगु है। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची है, कौन सा है? सुरसरी। फिर आगे अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है अभी। ठीक है, तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा, कौन सा है? तस्य। तद और मति शब्द आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में अगर आपके भाई बहन हो तो उनसे बोल दीजिएगा कि तद और नदी और मति शब्द का शब्द रूप धातु रूप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है भाई? आगे है पद परिचय के दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो बच्चों, पद होते हैं 7 प्रकार के। ठीक है, और सॉरी 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण, क्रिया, संबोधन, समुच्चय बोधन। लेकिन इसमें क्या किया गया है? इसमें 7 दिया गया है। तो आपको क्या करना है? 7 को टिक लगा देना है, क्योंकि क्या पता अब नहीं हो, लेकिन ये 8 होंगे। ठीक है, कर्तव्यवाची में प्रधानता होती है, तो किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, कौन सी होती है? अक्षर। अब आगे क्या होगा? वर्णनात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न होंगे? वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इसमें बोला गया है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न कौन सा है? तो पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ इस तरीके से लिखने के लिए आया हुआ है, तो आप लोगों ने ऐसे किया था। ठीक है, कौन से पाठ से लिया गया है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इस तरीके से आप लोगों ने किया था, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा,
कौन सा? हमारे देश का प्राण क्या है? आप लोग ये आई होप पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, या फिर आपके पास ना हो तो पढ़ लीजिए, हो तो पेपर आप लोग ने पढ़ा ही होगा। तो इसमें क्या है? गद्यांश के आधार पर हमारे देश के प्राण संस्कृति सामूहिक चेतना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है? इसका अर्थ है कि भारत में विभिन्न मौजूद हैं, जैसे कि विभिन्न भाषाएं, धर्म, जातियां और क्षेत्रीय संस्कृति। हालांकि इन सभी विभिन्नताओं के बावजूद एक अंतर्निहित एकता हमारी साझा संस्कृति, मूल्यों और इतिहास से उत्पन्न होती है। तो ये क्या हुआ? हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, गद्यांश हमारा समाप्त हुआ। तो हमारा अब अथवा वाला क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे। अथवा का जो है वो किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर। कौन से पार्ट से लिखा गया है? ईर्षा तू न गई मेरे मन से। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था। बहुत बच्चे पेपर सॉल्व करते डरते हैं कि मैं पेपर सॉल्व नहीं देखूंगा, लेकिन बच्चों देखना चाहिए, गलत चीज है। अगर नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कितना गलत किया है कितना सही किया है। ठीक है, तो दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। तो कौन कौन से क्वेश्चन है? उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आई होप आप लोगों ने रेखांकित पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। वीडियो काफी लंबी है तो आप लोग लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। आप ही लोग के लिए ये वीडियोस है, खासकर जो एग्जाम दिए हैं और जिनका 9 मार्च का पेपर है। उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ब्रह्मगीत से लिया गया है। इसके लेखक रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है? दूसरा, पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? पद्यांश में मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न उत्तर तीसरा है। तीसरा कौन सा है? रेखांकित अंश की व्याख्या। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो व्यक्ति धोखा देगा वह अपनेपन को कैसे प्राप्त कर पाएगा। यहाँ गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि यदि आप हमें धोखा देकर चले जाएंगे तो फिर हमसे अपनापन कैसे प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ये गोपियां बोल रही हैं, किसे? उद्धव के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब हम तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर तीसरा सॉल्व। तो ये क्या पूछा गया है? अथवा। ठीक है, दूसरा का अथवा भी हम देख लेते हैं, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखा गया है झांसी की रानी की समाधि पर। तो जिन्होंने ये किया है तो उसका यही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी रचयिता है, और झांसी की रानी ये पार्ट से लिया गया है। फिर हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आई होप आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। इसे भी मैं बताऊंगी, ये वाराणसी नामक पार्ट से लिया गया है, और ये भारतीय संस्कृति नाम से पार्ट से लिया गया है। यहाँ पे है ना, भारतीय संस्कृति मैंने पढ़ाया भी था। जो मैंने पढ़ाया है एग्जैक्टली वही आया है। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद। हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समयानुसार नई नई विचारधाराओं को स्वीकार कर लेती है और एक नई शक्ति को प्राप्त करती है। ये दूर ग्रह नहीं होती, जो युक्त, संगत एवं कल्याण करने वाला है वह इसमें हर्ष सहज सहित ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशील का रहस्य मानव जीवन में सदैव रहने वाले के मूल्यों में स्थिति है, जैसे कि सत्य के समान सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों एवं उदारता का आचरण में दृढ़ता है। ठीक है, फिर आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन। आई होप आप लोग को ये समझ में आया गया। और अथवा में कौन सा है? वाराणसी। ठीक है, वाराणसी नामक पाठ से अथवा लिया गया, अथवा का है। तो आप जिन्होंने वाराणसी लिखा था ये वाला अथवा का, तो वो वाराणसी नामक पाठ से लिया गया था, और ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया था। अब हम देख लेते हैं पद्यांश। ठीक है, अब पद्यांश भी हम देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या किया हुआ है पद्यांश का। ठीक है, वीर वीरेण पूज्यते से लिया गया है। उत्तर यत समुद्रश्च हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती तत्र सन्नन्ति। तो यहाँ पे लिया गया है। अथवा भी हम देख लेते हैं। माता गुरुतरा भूमे खातम पिक्चर रस्ता मनम शीघ्रतया वाताया जिता बहुतरी त्रिडानम। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है चौथा, हम इसको डाल देंगे। फिर संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड से वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया था। किस किस का सही था? फिर हिंदी में अनुवाद। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थिति है वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। ठीक है, अब अथवा का हम देख लेते हैं। जीवन सूत्रावली से लिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, किसने किसने जीवन सूत्रावली से क्वेश्चन करके आए थे? आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, फिर आगे हम देख लेते हैं खंडकाव्य। खंडकाव्य किसके यहाँ, कौन से जिले में कौन सा खंडकाव्य चलता है और कौन सा खंडकाव्य आप लोगों ने करके आए थे? ठीक है, तो यहाँ पे खंडकाव्य है। अब इसका हम सारांश जैसे लिखेंगे। खंडकाव्य के आरंभ में कवि विषय प्रवेश में अंतर्गत सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के निबंध पर उन्हें सहकाव्य युग प्रेरणा विधाता के अछूते ग्रंथ मानव मंत्र आदि उनके विशेषण से संबोधित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कथा का प्रारंभ पंडित नेहरू अलौकिक दिव्य पुरुष अवतार से होता है, जिसमें सूर्य की ज्योति और चांद की सुंदरता है, हिमालय का स्वाभिमान है। इसी तरह नेहरू का सुंदर
व्याख्या इस खंड काव्य में किया गया है और जिस पाठकों के पढ़कर इसके दिव्य अलौकिक वीरता का प्रमाण मिलता है। यही लड़ाई झगड़े के विरुद्ध थे। ये सबको मिलजुल कर एकजुट खड़े होने की प्रेरणा इस खंड काव्य में भलीभांति दिया गया है। जो सुंदर तरीके से रचित यह खंड काव्य मन को मोह लेता है। आई होप आप लोग को इस तरीके से दिख रहा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था खंड काव्य का? खंड काव्य का था ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, नायक का चरित्र कीजिए। अब नायक का चरित्र करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पुराना लिखा हुआ था, ठीक है बच्चों, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये पुराना था, लेकिन खंड काव्य कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो आपके यहाँ जिस जिले में जो खंड काव्य चलता है, जो आपने लिख के आए हैं, वो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इसको हम देख लेते हैं। नेहरू का चरित्र। ज्योति जवाहर में खंड काव्य नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू जी के खंड काव्य में युगांतर लोकायत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेहरू जी के चरित्र विस्तार निम्न प्रकार है। इस तरीके से हेडिंग आपको डालना है, सप्रिय लोकनायक। पंडित जवाहरलाल को समस्त भारतीय जनता अथाह स्नेह दिया है। कवि ने नेहरू जी को जन जन का नायक, युग अवतारी के रूप में माना है। लोकनायक वही है जो जनता की सुख दुख सुनकर अपना माने और उसे एक एक कर सुने। वही व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी थे जो व्यक्ति को बहुत प्रभावित करता है। विश्व शांति के पोषक। वो लड़ाई झगड़ों से दूर खुद को एकाग्र कर लोगों के समझाते और उनके लड़ाई झगड़ों से दूर रहने के लिए अंत तक प्रयास किया है उन्होंने, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। आगे है देशभक्त एवं स्वाधीनता। प्रस्तुत खंड काव्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू कवि ने उत्कृष्ट देशभक्त अपराजय स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया है। अत्याचारी के विरुद्ध तलवार उठाना हिंसा नहीं अहिंसा, ऐसा उनका विचार है, ठीक है। खंड काव्य में आपको इतना ही लिखना है। कौन कौन लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख के आए थे? तो मैंने भी रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही लिख के आए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इस तरीके से आपने लिखा था क्या बच्चों? इस तरीके से आप लोग देख लीजिए। प्रश्न उत्तर संख्या 6वां का दूसरा, सॉरी पहला है कि दूसरा है? यहाँ पे कौन सा है? दूसरा है, ठीक है। संक्षिप्त परिचय आप लोगों ने इस तरीके से डाला था, तो आप लोग इस तरीके से देख लीजिए। आप लोग को इसी तरीके से लिखना है 9 मार्च वालों को, ठीक है। बाकी जो लिख के आए हैं वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियोस काफी लंबी हो रही है तो आप लोग को मैं ये पढ़ के नहीं बोल सकती, आप लोग उस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। अब कौन कौन ये करके आए थे, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का किसने किसने जीवन परिचय लिखा था, आप लोग कमेंट कर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा मेहनत करके मैंने इसको बनाया है, लिखा है बच्चों, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और सपोर्ट भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अपने भाई की शादी के लिए आमंत्रित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र लिखना मैंने ऑलरेडी सिखाया था, ठीक है। श्लोक कौन कौन नहीं करके आए थे कमेंट कीजिए। इस तरीके से श्लोक देख लीजिए। मरणम मंगलम यत्र विभूषण विभूषणम कौपिन यत्र कौशेनसा काशीन केन मियते। वाराणसी नमक पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो ये श्लोक मैंने लिखा हुआ है। आपने कौन से पाठ का श्लोक लिख के आए हैं आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इस तरीके से देख लीजिए। पत्र 8वां क्वेश्चन है। प्रिय मित्र राजीव नमस्कार। तुम्हें यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरे भाई श्री विनय कुमार की शुभ विवाह लखनऊ निवासी श्री वीरेंद्र कुमार पुत्री से दिनांक 25 अप्रैल 2025 को होना कर सुनिश्चित हुआ है। वर यात्रा 25 अप्रैल को प्रातः 10 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें सप्रेम आमंत्रित करते हुए आशा करता हूँ कि तुम अपनी उपस्थिति से विवाह समारोह की शोभा बढ़ाओगे। तुम्हारा मित्र, जो तुम्हारा नाम हो उसे लिख देना, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आया हुआ था। कौन कौन ये क्वेश्चंस करके आए हैं भाई साहब? ये कितने नंबर का था? 4 नंबर का था। जो छोड़ के आया होगा अपना 4 नंबर गवा दिया होगा, ठीक है। कुछ तो लिख के आए होगे यार। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्न में से किसी 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो चंद्रशेखरा का आसी, चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसी। फिर वाराणसी केसा संगम स्थली अस्ति। वाराणसी गंगा यमुना सरस्वती नद्यम संगलम अस्ति, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। फिर आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको भी हम देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद आगे की हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ आप लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 10वां है। 10 क्वेश्चन है, 10 मैंने कराए हैं, ठीक है। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है? साहित्य और समाज पे निबंध लिखने के लिए आया हुआ है, तो लिखते हैं चलिए। साहित्य और समाज एक दूसरे से बहुत गहरा नाता है। साहित्य को गढ़ने वाले कवि समाज की एक अंग होता है, कई समाज से थोड़ा अलग होता है। साहित्य क्या होता है? हितैन सहितम का अर्थ जो हित साधन करता है, जो एक कवि द्वारा समाज से प्रेरणा लेकर ही की जाती है। मुंशी प्रेमचंद को माने तो साहित्य जीवन की एक आलोचना है। साहित्य का इतिहास। प्राचीन काल में साहित्य इतिहास मानव सभ्यता के विकास के साथ ही आरंभ होता है। यह हमारे समाज के संस्कृति, धार्मिक और राजनीतिक पहलुओं को दर्शाता है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व मैंने आपका सभी क्वेश्चंस किया है। तो आई होप आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन करके आया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर जो बच्चे पूरा का पूरा सॉल्व किए हैं, मैं गारंटी लेती हूँ कि आप लोग बढ़िया नंबर से पास होंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी सही है और
आप लोग का वर्णात्मक प्रश्न भी सही है, ठीक है। तो आप लोग 70 में से 70 जरूर लाओगे, मतलब 70 तो गारंटी मैं नहीं लेती हूँ, ठीक है। 65 आप लोग आराम से ला लोगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी ही वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट पेपर देखने के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।